ओम सद्गुरुवे नमः। मोस्ट वेलकम इन वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनाइटेड एजुकेटर्स ऐप में मेरे प्यारे आपका स्वागत है। चल रही है वही आपकी पुरानी सीरीज जिसका नाम तो आपको याद ही होगा, न्यू सीरीज। पेपर यहीं से रहेगा 2025-2026 सीबीएसई ऑब्लिक यूपी बोर्ड। सिलेबस तो जान ही रहे हैं, दोनों का एक ही है। तो आज हम फिफ्थ लेक्चर की बात करने जा रहे हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर का। किस चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के फिफ्थ लेक्चर की बात करने जा रहे हैं। प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा ऐसे जल्दी से रिकैप ले लेते हैं कि प्रीवियस लेक्चर में हम लोग किए क्या क्या थे। देखें, हम लोगों ने यहाँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस बात किया था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है क्योंकि करंट का एक ही रूट होता है, एक ही करंट सब में जाएगी सारे रेजिस्टेंस में। और पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है। और पैरेलल में जो पोटेंशियल है वो सोर्स के बराबर रहता है। हर रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप रहता है वो सोर्स या सप्लाई के बराबर रहता है। और सीरीज में जो करंट रहती है वो हर रेजिस्टेंस से पास होने वाली जो करंट होती है वो सोर्स के बराबर होती है, ठीक है। लेकिन पोटेंशियल अलग अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं होगा किसी एक रेजिस्टेंस का जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सोर्स के मतलब सप्लाई के बराबर होगा। ऐसा कभी नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। यहां पर जो है ये कभी भी ऐसा नहीं होगा कि V और V1 बराबर हो सके। हाँ, ये आपस में बराबर हो सकते हैं, जैसे ये V/3 हो गया, V/3 होगा, V/3 हो गया, लेकिन इन तीनों का सम V रहेगा, ठीक है। अब बिल्कुल वही सिचुएशन यहाँ भी है। करंट इन तीनों में बराबर हो सकती है, लेकिन कभी भी I जो है वो I1 के बराबर नहीं होगा। मतलब ये आपस में तो बराबर हो जाएंगे, ठीक है, लेकिन किसी एक रेजिस्टेंस से जाने वाली करंट और सप्लाई के बराबर नहीं होगी, ठीक है। हाँ, ऐसा हो सकता है तो यहाँ भी I/3 हो जाए, I/3 हो जाए, I/3 हो जाए, तीनों का सम I आ जाए। कुल मिला के पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और सीरीज कॉम्बिनेशन में वोल्टेज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है वोल्टेज का। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, यहाँ बात हुई थी वोल्टमीटर क्या है, एमीटर क्या है। वोल्टमीटर और एमीटर। वोल्टमीटर एक डिवाइस है जो मेजर करती है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट, ठीक है। वो किसी अप्लायंस के टर्मिनल्स भी हो सकते हैं या रनिंग वायर जो है उसके भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं, ठीक है। और ये हमेशा किस में कनेक्ट होता है? पैरेलल में कनेक्ट होता है, क्योंकि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होगा, तो जो पोटेंशियल वोल्टमीटर का होगा वही किसका हो जाएगा? अप्लायंस का, जिस पर ये लगा हुआ है। और आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, ये बात हो चुकी थी आपकी। फिर यहाँ बात हुई थी आपकी एमीटर कहाँ कनेक्ट होता है। क्या? एमीटर। एमीटर सीरीज में कनेक्ट होता है। एमीटर कहाँ कनेक्ट होता है? सीरीज में कनेक्ट होता है। और सीरीज में कनेक्ट है क्यों? क्योंकि सीरीज में करंट सेम होती है। लेकिन आइडियल एमीटर जो है उसका जो रेजिस्टेंस होता है वो जीरो हो या निग्लेजिबल हो, जीरो या निग्लेजिबल आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका रेजिस्टेंस तो कुछ होगा तो रूट से जाने वाली करंट को क्या करेगा? प्रभावित करेगा। इसका मतलब अप्लायंस उतने अच्छे से काम नहीं करेंगे जितने अच्छे से पहले काम करते थे। इसका मतलब ये यहाँ केवल करंट बताने के लिए लगाया गया है, इसको रूट को प्रभावित नहीं करना चाहिए, ठीक है। अधिकारी करप्ट नहीं होना चाहिए, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। इसका मतलब इस पर वोल्टेज ड्रॉप अप्रॉक्स जीरो होना चाहिए। तो इसीलिए इसका आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, ठीक है। ये बातें हो चुकी थी। फिर हम लोग आगे बढ़े थे, सेल क्या है? इलेक्ट्रिकल केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ये आपके टू टाइप्स के हैं। एक क्या है आपका? प्राइमरी सेल है। एक क्या है? सेकेंडरी सेल है। प्राइमरी सेल आपका यूज एंड थ्रो होता है, और सेकेंडरी सेल जो होता है आपका क्या? सेकेंडरी सेल रिचार्जेबल होता है। जैसे कि आप मोबाइल में जो सेल या बैटरी यूज होती है वो क्या है? सेकेंडरी है। और जो हम लोग रिमोट में यूज करते हैं या घड़ी में यूज करते हैं या टार्च में यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है? आपकी प्राइमरी सेल है। प्राइमरी थोड़ा सस्ती होती है बनाने में। फिर हम लोग आगे बढ़े थे,
सेल में आपका बात करनी थी हमको किसकी, सेल किसे बोलते हैं, सिंगल है तो इसका सिंबल है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स है तो बैटरी बोलते हैं। ठीक है, अब हमको यहाँ बात होनी थी किसकी, ईएमएफ की, इंटरनल रेजिस्टेंस की, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस की। तो मेरे प्यारे जो है इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल नाम से ही पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन मूवमेंट ऑफ चार्ज इनसाइड द सेल इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ लिखा है रेजिस्टेंस ऑफर्ड इन मूवमेंट ऑफ चार्ज आयंस इनसाइड द सेल नोन एज इंटरनल रेजिस्टेंस। अब फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस, यही बात हो गई थी। तो देखें, यदि इलेक्ट्रोड्स के बीच का, देखो एक्चुअली होना क्या है, यहाँ जो कंटेनर होता है उसे हम क्या बोलते हैं, वोल्टमीटर बोलते हैं, वोल्टामीटर बोलते हैं। और ये जो मेटेलिक रॉड्स होती हैं इलेक्ट्रोड्स हैं, और यहाँ जो लिक्विड होता है उसे इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें जो आयंस होते हैं वो मूव करते हैं। जैसे पॉजिटिव आयन इधर जाएगा तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन लेके न्यूट्रल होना चाहेगा, और नेगेटिव इधर जाएगा तो यहाँ इलेक्ट्रॉन दे के न्यूट्रल होना चाहेगा। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ देगा तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ अप्लायंस के थ्रू होता हुआ यहाँ आ जाएगा, फिर ये क्रम लगातार चलता रहेगा जब तक केमिकल रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा। और जब केमिकल रिएक्शन हो चुका होगा, अब कोई भी केमिकल रिएक्शन के लिए कोई आपका रिएक्टेंट बचा नहीं होगा, ठीक है, तब जो है आपकी ये सेल डिस्चार्ज हो चुकी होगी, अब फिर आपके काम की नहीं होगी। ठीक है, अब देखें ये आयंस यहाँ मूव कर रहे हैं, कुछ दूर तक इलेक्ट्रोलाइट में मूव कर रहे हैं, फिर इलेक्ट्रोड में मूव कर रहे हैं वो। ठीक है, तो सेल के अंदर उनमें मूवमेंट हो रहा है, तो सेल के अंदर उनके मूवमेंट में जो रेजिस्टेंस है, जो रुकावट है, उसी को हम इंटरनल रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो वो किन किन बातों पर डिपेंड करता है, एक तो गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स पर डिपेंड करता है। गैप कम होगा, गैप क्या होगा, कम होगा, जरा देखिए यहाँ पे, तो आयंस जल्दी पहुंच जाएंगे इलेक्ट्रोड तक। गैप ज्यादा होगा तो आयंस को इलेक्ट्रोड तक पहुंचने में समय लगेगा, ज्यादा चलना होगा उनको। अब जैसे मान लो कि कोई रफ रोड है, आप 1 किलोमीटर चल रहे हैं और फिर 10 किलोमीटर चल रहे हैं, तो आप कब ज्यादा तकलीफ झेलेंगे, कब रेजिस्टेंस ज्यादा झेलेंगे, जब आप 10 किलोमीटर चलेंगे। ठीक है, और 1 किलोमीटर चलेंगे तो आप तकलीफ कम झेलेंगे। इसका मतलब कम मूवमेंट होगा इनसाइड इलेक्ट्रोलाइट्स आयंस का, तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। ज्यादा मूवमेंट होगा तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। तो यहाँ देखो, जब गैप कम था तो कम चले, ये गैप ज्यादा तो ज्यादा चले, इसका मतलब यहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ रेजिस्टेंस कम है। तो गैप कम तो रेजिस्टेंस कम, गैप ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा, तो इसका मतलब आर प्रोपोर्शनल टू हो रहा है डी के, गैप बिटवीन इलेक्ट्रोड्स के। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं, जैसे एरिया ज्यादा डूबी रहेगी तो यहाँ तक जैसे इलेक्ट्रोलाइट है तो उसको जाना कहाँ है, अप्लायंस तक, तो यहाँ से प्लस निकला, यहाँ थोड़ी दूर में पहुंच गया। लेकिन कम डूबा रहेगा, इसको यहाँ चलना होगा और फिर यहाँ से इतना चलना होगा। यदि कम पोर्शन इमर्ज है, कम पोर्शन इमर्ज है किसका, इलेक्ट्रोड का, कम एरिया इमर्ज है, डिप्ड पोर्शन का एरिया कम है, तो आयंस को ज्यादा मूव करना होगा, और ज्यादा इमर्ज है तो आयंस को कम मूव करना होगा। इसका मतलब एरिया ऑफ द डिप्ड पोर्शन ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा, और एरिया ऑफ द डिप्ड पोर्शन कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा। या इनवर्स रिलेशन हो गया। तो आप जानते होंगे जो इन्वर्टर के साथ आपका जो बैटरा लगा होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल जो है, ठीक है, तो उसमें देखें यदि 4 घंटे का बैकअप उसका डेली रहता है, आज 3 घंटे पे बीप की आवाज आ गई, तो घर वाले ये कहते हैं कि भैया हो उसमें देखो पानी उनी तो नहीं कम हो गया है। ठीक है, फिर बैटरी में आप पानी डालते हैं, क्यों, क्योंकि जिससे उसका इलेक्ट्रोड पूरा पूरा डूबा रहे। इलेक्ट्रोड पूरा पूरा डूबा रहेगा तो डिप्ड पोर्शन का एरिया ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा तो बैटरी का बैकअप अपने आप बढ़ जाएगा। ठीक है, फिर अगला है कंसंट्रेशन पर। यदि बहुत ज्यादा कंसंट्रेट होगा इलेक्ट्रोलाइट तो बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होगी, और भीड़ भाड़ होगी तो आयंस के मूवमेंट में थोड़ा परेशानी होगी। इसका मतलब कंसंट्रेशन पर भी डिपेंड करेगा, कंसंट्रेशन ज्यादा होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, कंसंट्रेशन कम होगा तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है। ठीक है, टेम्परेचर जैसे बढ़ जाएगा और कम हो जाएगा तो वो भी प्रभाव डालेगा इंटरनल रेजिस्टेंस पे। और प्यारे जो है ये मतलब कि इसको जो यूज करने का ड्यूरेशन है उसका भी फर्क पड़ता है। जैसे जैसे सेल पुरानी होती जाएगी उसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, और सेल नई होगी तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होगा।
तो देखो जैसे आप जो बैटरा लगाते हैं इन्वर्टर का, जब नया होता है तो उसका बैकअप 4 घंटे 5 घंटे का होता है, लेकिन जैसे जैसे वो पुराना होता जाता है उसका बैकअप 4 घंटा 3 घंटा 2 घंटा 1 घंटा मतलब वो कम होता जाता है। इसका मतलब जैसे जैसे सेल पुरानी होगी या बैटरी पुरानी होगी, उसका जो बैकअप है, जो वर्किंग ड्यूरेशन है, वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। इसका मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। आप ऐसे समझें, जब आप छोटे थे तो आप पूरे हाथ को ऐसे घुमा सकते हैं, ठीक है, मतलब कि गर्दन को ऐसे घुमा सकते हैं, लेकिन आपके बाबा को जब हाथ घुमाना होता है तो ज्यादा से ज्यादा ऐसे हाथ उठा पाते हैं या ऐसे हाथ उठा पाते हैं। किसी को देखना होता है तो उनको ऐसे घूमना पड़ता है। क्यों? क्योंकि वो पुराने हो गए। अब पुराने हो गए तो रजिस्टेंस ज्यादा हो गया, रजिस्टेंस ज्यादा हो गया था, वो मूवमेंट नहीं है जो उनकी डांट डांट में था। ठीक है मेरे प्यारे, तो आप ये समझें कि बाबा पुराने हो गए तो वर्किंग इफिशियंसी कम हो गई, इसका मतलब रेजिस्टेंस ज्यादा हो गया। अब बाबा नए थे तो वर्किंग इफिशियंसी ज्यादा थी, इसका मतलब रेजिस्टेंस क्या था, कम था। तो ये थोड़ा यहाँ ध्यान रखेंगे। तो फिर हम लोग आगे बढ़ गए थे, फिर यहाँ सेल की बात होना शुरू हो गई थी। तो हमारे लिए केवल इससे मतलब है कि ईएमएफ क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस बात ही कर चुके हैं। ईएमएफ क्या होगा, जब भी आप ईएमएफ को डिफाइन करेंगे तो ये डायग्राम जरूर बना देंगे, या टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस को डिफाइन करेंगे तब भी ये डायग्राम बना देंगे। आप यहाँ जरा देखें जो है मेरे प्यारे, यहाँ एक सेल बनी हुई है, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर, और यहाँ एक वोल्ट मीटर लगा है। क्या लगा है? वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगता है। यहाँ स्विच ऑफ है, यहाँ स्विच ऑफ है, ठीक है। और स्विच ऑफ है तो इसका मतलब करंट सर्किट में नहीं फ्लो हो रही, मतलब करंट सेल से बाहर नहीं निकल रही है, नो करंट ड्रिवन आउट फ्रॉम सेल, ठीक है। इन दैट केस potential difference between terminals of the cell known as EMF. So reading of voltmeter when no current driven out from cell known as EMF. EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्यों कहते हैं इसे, हम लोग ये समझेंगे जाके किस चैप्टर में, 6th चैप्टर में, ठीक है। वहां एक कंपेयर है, वहां समझ जाएंगे। और यही अभी इसको कनेक्ट कर दें, कनेक्ट कर दें, इसका मतलब अब ये वोल्ट मीटर की रीडिंग बदल जाएगी। तो रीडिंग ऑफ वोल्ट मीटर व्हेन करंट इज ड्रिवन आउट फ्रॉम सेल, ड्रिवन आउट फ्रॉम सेल, तो उसको क्या बोला जाएगा, आपका टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। और फिर डेरिवेशन ये हुआ था कल। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं। अब जरा यहाँ ध्यान दें, यहाँ जब लगाए हैं और सर्किट में करंट जा रही है, ये टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस टोटल होगा यदि सोर्स के टर्मिनल के बीच में लगाए हैं तो। और अप्लायंस के टर्मिनल के पैरेलल लगाए हैं आप वोल्ट मीटर, तो अप्लायंस का टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, मतलब कि फर्स्ट अप्लायंस का, सेकंड अप्लायंस का, थर्ड अप्लायंस का, फोर्थ अप्लायंस का। लेकिन सारे अप्लायंस के टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस का सम जो है सप्लाई या सोर्स के टर्मिनल पोटेंशियल के बराबर होगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो अब अभी हम बात कर रहे हैं डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, ड्यूरिंग ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल। तो देखो सेल डिस्चार्ज कब हो रही होगी, जब उसके प्लस से करंट निकल रही होगी और माइनस में करंट इंटर कर रही होगी, ठीक है। और चार्जिंग में क्या हो रहा होगा, चार्जिंग में प्लस में करंट जा रही होगी और माइनस से करंट निकल रही होगी, ठीक है। ये हम कब की बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल। ध्यान देंगे, डिस्चार्ज हो रहा होगा तो प्लस से करंट निकलेगी, माइनस में इंटर करेगी, और चार्ज हो रहा होगा तो प्लस में करंट इंटर करेगी, माइनस से निकलेगी, ठीक है। अब जो डेरिवेशन आप करके आए हैं पीछे, वो डेरिवेशन था
V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर। यहाँ V क्या है, टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है। E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ ऑफ द सेल है। I क्या है, करंट है सर्किट में जो है। और स्मॉल r क्या है, इंटरनल रेजिस्टेंस है। ये फार्मूला जो आपका आया था वहां पे, ये ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल था, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल था। ठीक है, क्योंकि वहां प्लस से करंट निकल रही थी, माइनस में इंटर। ठीक है, अब उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ करंट की डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है। करंट की डायरेक्शन इन्वर्ट हो गई है, तो जहां आप यूज करते थे V इज इक्वल टू ई माइनस आई आर, अब आई की जगह पे आपको माइनस आई लिखना पड़ेगा, क्योंकि इस वाले आई के कंपैरिजन में चार्जिंग के समय आई की डायरेक्शन बदल गई है। ठीक है, तो ये फार्मूला हो जाएगा V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। V इज इक्वल टू ई प्लस आई आर। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, यदि ई ऐसे सपोज करो 10 रहा हो और ये 2 रहा हो, तो यहाँ 8 आ जाएगा। ठीक है, अभी आप इक्वल लिख पाएंगे। अब जरा देखो ईएमएफ क्या है, 10 है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 8 है। इसका मतलब ईएमएफ ज्यादा होगा टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस से। कब, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ द सेल। तो मेरे प्यारे यहां देखें, जैसे मान लो ये 10 है, ये मान लो 2 है, तो ये हो जाएगा 12। क्या हो जाएगा, 12, तभी आप इक्वल लगा पाएंगे। अब यहां जरा आप ध्यान दें, तो यहां जब आप ध्यान देंगे तो आप देखो ईएमएफ क्या है, 10 है, और टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, 12 है। इसका मतलब अब V ग्रेटर हो गया किससे, E से। इसका मतलब ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ द सेल V ग्रेटर होगा और E स्मॉलर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम कुछ ग्राफ वगैरह की बात करते हैं। तो देखो जैसे V इज इक्वल टू आपका क्या, V इज इक्वल टू E माइनस आई आर है। V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, और हम V वर्सेस I ग्राफ ड्रा करते हैं। क्या ग्राफ ड्रा करते हैं, V वर्सेस I। ये आपका I एक्सिस है, ये V एक्सिस है, और ये ओरिजिन है। ठीक है, तो हमको V वर्सेस I ग्राफ ड्रा करना है। तो आप जरा ध्यान दें, यहां पर जैसे ये आप इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू माइनस आर आई और प्लस E। ये आपका Y, V किसको रिप्लेस किया है, Y को, और I ने किसको रिप्लेस किया है, X को। तो Y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी ग्राफ तैयार हो रहा है, जहां पर यम जो है वो बराबर है किसके, आर के, और सी बराबर है किसके, ई के। ठीक है, अब आपको ये पता ही होगा कि यहां एक ग्राफ होता था आपका, ऐसे आप ड्रा करते थे, ये इंटरसेक्ट पार्ट ऑन वाई एक्सिस बाई लाइन होता था, और ये एंगल जो थीटा होता था, तो इसे हम यम इज इक्वल टू tan थीटा या स्लोप आर ग्रेडियंट कहते थे, स्लोप आर ग्रेडियंट कहते थे। तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी इसका इक्वेशन होता है। ठीक है, तो ओरिजिन के ऊपर होंगे तो सी प्लस होगा, ओरिजिन के नीचे होंगे तो सी माइनस होगा। तो अभी जरा देखा जाए यहाँ पे, अभी हम इस ग्राफ की बात करें, इस ग्राफ का इक्वेशन होगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी।
लेकिन इसकी बात करेंगे तो y इज इक्वल टू हो जाएगा आपका mx माइनस सी। और यहां पर यम दोनों जगह पॉजिटिव है, क्योंकि यम हम एक्स एक्सिस से मेजर करते हैं, किससे मेजर करते हैं, एक्स से, और एंटी क्लॉकवाइज। ये जो एंगल है ये एक्यूट एंगल है, मतलब लेस देन 90 है। लेस देन 90 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, ठीक है, तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो इसलिए यहाँ यम पॉजिटिव है। अब सीधा सा इसका मतलब ये हुआ, यदि ग्राफ आपका, क्या ग्राफ, ग्राफ आपका ये हो गया या ये हो गया, पहली बात तो यहां जो अब ये एंगल बन रहा है ये आपका 90 से ग्रेटर बन गया। क्या हो गया, 90 से ग्रेटर बन गया। और 90 से ग्रेटर आप चले गए सेकंड क्वाड्रेंट में, और सेकंड क्वाड्रेंट में जो है tan आपका निगेटिव होता है, और tan निगेटिव होगा तो यहाँ ग्राफ में y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आ जाएगा, और यहाँ वाले ग्राफ में भी y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ ओरिजिन के ऊपर है तो यहाँ प्लस सी रहेगा, और यहाँ ओरिजिन के नीचे है यहाँ माइनस सी रहेगा। देखिए भाई, मैथ्स जो है हम इग्नोर नहीं कर सकते, मैथ्स इज द सोल ऑफ फिजिक्स मेरे प्यारे। ठीक है, यदि फिजिक्स शरीर है तो मैथ्स समझ लो उसकी आत्मा है। ठीक है, तो मैथ्स भाई इग्नोर करेंगे तो फिजिक्स समझ में नहीं आएगी। ठीक है, अब जरा देखो ये जो ग्राफ आपका है, या जो ग्राफ क्या जो इक्वेशन आपका है, जरा आप अपना इक्वेशन देखो, और ये इक्वेशन आपका y इज इक्वल टू माइनस एम एक्स प्लस सी किससे बिलोंग कर रहा है, हाँ इससे बिलोंग कर रहा है, किससे, इससे बिलोंग कर रहा है, देख रहे हैं आप। ठीक है, इसका मतलब इसका भी ग्राफ ऐसे होना चाहिए। ठीक है, ये ग्राफ होना चाहिए, ये v वर्सेस i ग्राफ हो गया, किसके लिए, फार सेल, किसके लिए, फार सेल। ठीक है, अब जरा हम ध्यान देंगे, यहां प्रॉब्लम ये है कि ये ग्राफ और हम लोग v वर्सेस i ड्रा किए थे, अब वो ओम्स लॉ के लिए था, तो वहां देखिएगा v इज इक्वल टू आर आई फॉलो हुआ था, तो y इज इक्वल टू एम एक्स से बिलोंग किया था ये, और ये ओरिजिन से गया था ऐसे ग्राफ, ये v था ये i था यहाँ। थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि फॉर रेजिस्टेंस ड्रा हो रहा है ग्राफ, ये किसके लिए ग्राफ ड्रा हो रहा है, रेजिस्टेंस के लिए, ये किसके लिए ग्राफ ड्रा हो रहा है, फॉर सेल। ये ध्यान देना जरूरी है, नहीं कंफ्यूज होंगे। ठीक है, और यही बात इसको इंपॉर्टेंट बनाती है, क्योंकि जहां आप कंफ्यूज होते हैं वही टीचर को मजा आता है, दूसरों को दुख देने मजा आता है, ह्यूमन नेचर है। अब जरा देखो यहां पर आप जानते हैं क्या जीरो होगा, v जीरो होगा, यहां पर क्या चीज जीरो हो जाएगी, v जीरो हो जाएगी। अब v जीरो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, क्योंकि भाई देखो x एक्सिस पे y और z कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहता है, और y एक्सिस पे x और z कोऑर्डिनेट एब्सेंट रहता है, z पर x और y एब्सेंट रहता है, तो यहाँ पर v एब्सेंट रहेगा, v एब्सेंट मतलब v हो गया जीरो, तो v जीरो हो गया तो e बराबर आ जाएगा आई आर, ई बराबर क्या आ जाएगा, आई आर, या आई बराबर क्या आ जाएगा, ई अपान आर। यहाँ पहला कोऑर्डिनेट हो जाएगा आपका ई अपान आर, और दूसरा हो जाएगा जीरो। यहाँ v जीरो होगा, v की जगह हम जीरो रख दो, आई की वैल्यू निकाल दो, वो ही हो गया। और यहाँ क्या जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा, आई जीरो हो जाएगा तो यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, जीरो कामा ई इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा, जीरो कामा ई। ठीक है, क्योंकि इस एक्सिस पर आई एब्सेंट रहेगा तो आई जीरो कर दो, आई जीरो तो बी बराबर ही, इसका मतलब करंट नहीं फ्लो होगी तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस ईएमएफ के बराबर होगा। ठीक, ये तो हम लोग डिफिनेशन में भी लिखे थे कि इफ देयर आर नो करंट ड्रिवन आउट फ्रॉम द सेल देन रीडिंग ऑफ वोल्टमीटर व्हिच इज कनेक्टेड पैरेलल टू टर्मिनल्स ऑफ सेल और बैटरी गिव्स ईएमएफ, करंट ड्रिवन आउट है तो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, तो ये ग्राफ ये हो गया, इस ग्राफ में तो आपको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए।
लेकिन इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? आपके सामने कंफ्यूजन भी है। रेजिस्टेंस के लिए ऐसा ग्राफ था, सेल के लिए ऐसा ग्राफ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब एक ग्राफ आपका यहां बनने जा रहा है वी वर्सेस आर। वी वर्सेस आर, तो यही जो फार रेजिस्टेंस ग्राफ था, फार रेजिस्टेंस, ये ग्राफ ऐसे गया था। क्यों ऐसे जाएगा ग्राफ? कुछ भी, आर रेजिस्टेंस, वी वर्सेस आर ग्राफ ड्रा करेंगे। ठीक है, वी वर्सेस आर, तो यहां आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा। आर क्या होगा? कांस्टेंट होगा, क्योंकि आर कांस्टेंट है तभी ओम्स लॉ है। और आर कांस्टेंट तो ग्राफ आगे जाएगा? नहीं जाएगा। ध्यान देना, ये फार रेजिस्टेंस है, यदि रहेगा तो उसको ध्यान देना होगा। अब अभी हम बात कर रहे हैं फार सेल, तो फार सेल जब हम लिख देंगे यहां वी वर्सेस आर, ये ध्यान देना बहुत जरूरी है। फार सेल v इज इक्वल टू, एक्चुअली यहां पर है आपका e माइनस आई आर, v माइनस आई आर। ठीक है, अब देखा जाए तो यदि r बढ़ रहा है, v बराबर होता है आपका आई आर। r यदि क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। ठीक है, तो v भी बढ़ेगा, v भी बढ़ेगा। और आपका देखिए, जैसे यहां पर, यहां माइनस है, तो इसका मतलब कि जब यहां ये टर्म बढ़ेगा तो ये वैल्यू पूरी पूरी कम होगी। इसका मतलब ग्राफ आपका ऐसे चलेगा, ऐसे ग्राफ आपका ऐसे चलेगा। आ रही बात समझ में? लेकिन ग्राफ एक लिमिट को पार नहीं करेगा, और वो लिमिट है ई। क्योंकि कभी भी ईएमएफ से ज्यादा वोल्टेज ड्रॉप थोड़े ना हो सकता है। ठीक है, ये ग्राफ होगा, तो यहां पर आपका V वर्सेस R ग्राफ है, ये V वर्सेस R ग्राफ है। आ रही बात समझ में? समझदार बहुत हैं यार। तो V वर्सेस कौन सा ग्राफ था? ये आई ग्राफ था। और ये कौन सा ग्राफ है? V वर्सेस R ग्राफ है। लेकिन आपको ये ध्यान देना होगा कि बात किसके लिए हो रही है, फॉर रेजिस्टेंस या फॉर सेल। ठीक है, नहीं धोखा खा जाएंगे आप। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब जो है क्या है, देखिए, अब हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल की बात करने जा रहे हैं। किसकी बात करने जा रहे हैं? कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल को हम क्या बोलते हैं? बैटरी बोलते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स नोन एज बैटरी। अभी हम कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स बात करने जा रहे हैं। ठीक है, और पहला जो बात करेंगे वो है सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, अब देखें, सिंगल सेल होती, सिंगल सेल, तो सिंगल सेल में ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस होता है, और ये इंटरनल रेजिस्टेंस है। इंटरनल रेजिस्टेंस ईएमएफ है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो यहां से जो करंट चलेगी आई, और
आई इंटर भी करेगी, एक ही करंट सब में जाएगी, सीरीज रहेगा, तो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ई अपान आर प्लस आर, सिंगल सेल का ये हाल है। अब हम देखने जा रहे हैं, एक सेल है ये जिसका ईएमएफ E1 है, ईएमएफ क्या है, E1 है, और इंटरनल रेजिस्टेंस इसका R1 है। फिर एक दूसरी सेल है, इसका ईएमएफ E2 है और इंटरनल रेजिस्टेंस R2, ठीक है। अब इस पॉइंट को X, इस पॉइंट को Y और इस पॉइंट को Z सपोज कर ले रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है आप देखेंगे कि यहां से जो करंट निकलेगी उतनी करंट यहां इंटर करेगी, और रूट एक ही होने के कारण यहां से भी उतनी करंट निकलेगी और यहां भी उतनी करंट इंटर करेगी, ठीक है। अब जैसे हम बात करें अभी फॉर E1 सेल, और E1 सेल, तो V और E1 किसके बीच में लगा है, X और Y पॉइंट के बीच में, तो VXY इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, E1 माइनस IR1, ठीक है। और VXY को हम लिख सकते हैं, देखें प्लस के साइड में पोटेंशियल ज्यादा होगा और इधर कम होगा, इसका मतलब यहाँ का पोटेंशियल ज्यादा होगा और यहाँ का पोटेंशियल क्या होगा, कम होगा। तो हम Vx माइनस Vy इज इक्वल टू E1 माइनस IR1, इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं फॉर E2 सेल, फॉर E2 सेल, और E2 सेल आपका लगा है किसी किसके बीच में, Y और Z के बीच में लगा है, तो ये हो जाएगा आपका VYZ इज इक्वल टू E2 माइनस IR2, और मेरे प्यारे इसको आप लिख सकते हैं VY माइनस VZ, VY माइनस VZ इज इक्वल टू E2 माइनस IR2 इक्वेशन सेकंड, ठीक है। आपके मन में ये आ रहा होगा कि हम ये कर क्या रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं, आप जरा ध्यान दें। तो रियली हम लोग कर क्या रहे हैं, हमको दोनों सेल का कॉम्बिनेशन निकालना है। क्या निकालना है, कॉम्बिनेशन। इसका मतलब दो सेल की जगह पे एक सेल आ जानी चाहिए, दो सेल की जगह पे एक सेल आ जानी चाहिए, और दो इंटरनल रेजिस्टेंस की जगह पे एक इंटरनल रेजिस्टेंस आ जाना चाहिए। तो इसको हमको बोलना पड़ेगा ई इक्विवेलेंट, और इसको बोलना पड़ेगा आर इक्विवेलेंट। जब दोनों सेल मिलके एक हो जाएंगे, ये वाई पॉइंट तो गायब हो जाएगा क्योंकि बीच में बेचारा दब के निपट जाएगा, अब बचेगा कौन, एक्स और वाई, और करंट एक ही है, करंट यहां भी वही रहेगी, और इसका फाइनल जो इक्वेशन हो जाएगा आपका वो होगा वी एक्स वाई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट माइनस आई आर इक्विवेलेंट। अब यदि इस जैसा इक्वेशन हमको
मिल जाए, ठीक है। तो हम कंपेयर करके ई इक्विवेलेंट आर इक्विवेलेंट निकाल लेंगे। कॉम्बिनेशन का मतलब यही तो होता है कि मतलब कंबाइन होने के बाद इफेक्टिव ईएमएफ क्या होगा, इफेक्टिव इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होगा। तो मेरे प्यारे, तो जब तक वीएक्सवाई मतलब इस फार में जब तक इक्वेशन नहीं मिलेगा दोनों सेल से, तब तक हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। तो जरा ध्यान दें, अभी यहां पर इक्वेशन आपको दिख ही रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को केवल ऐड कर देना है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड को क्या करना है, ऐड कर देना है। इक्वेशन फर्स्ट में लेफ्ट साइड में लिखा है वी एक्स माइनस वी वाई इज इक्वल टू E1 माइनस IR1। इक्वेशन सेकंड में लिखा है वी वाई माइनस वी जेड इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। अब आपके मन में ये आ रहा होगा, आना भी चाहिए, कि सर हम कैसे जाने का आईडी करना है। तो देखो, जो हमको चाहिए वहां एक्स और वाई चाहिए ना, ना ना, गलत लिख रखे हैं, बोल कुछ और रहे थे, लिखे कुछ और है। देखिए वाई हम बोल रहे थे शहीद हो जाएगा ना, क्योंकि E1 E2 के बीच में है, वो गायब हो जाएगा दोनों जब मिलेंगे तो, भाई कंबाइन होंगे तो जेड बचेगा, यहाँ जेड होगा और फिर यहाँ एक्स जेड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ हमको एक्स जेड चाहिए, वाई तो चाहिए नहीं। हमने जब दोनों इक्वेशन को देखा तो हमको लगा ऐड कर देंगे तो वाई चला जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ऐड कर रहे हैं। और ऐड करेंगे बेटा, वी वाई चला गया, यहाँ वी एक्स माइनस वी जेड बचा, और यहाँ हो गया आपका E1 प्लस E2, और यहाँ माइनस आई कॉमन है, और हो गया R1 प्लस R2, और जिसे हम लिख सकते हैं वी एक्स जेड इज इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस आई R1 प्लस R2। ये वैसे आपका रिक्वायर्ड रिजल्ट है, आप इसको क्या करो, राउंड कर दो, भागने न पाए। इक्वेशन फर्स्ट सेकंड हो ही गया था, तो इसको थर्ड बना के रखो, इसको इक्वेशन मान लो फोर्थ है, ठीक है। अब आप देखिए जरा, हम कंपेयर कर दें, क्या कर दें, कंपेयर कर दें। किससे कंपेयर कर दें, इक्वेशन फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ से। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड, ये देख रहे हैं, एंड फोर, ठीक है। अब जरा देखें, यहां वी एक्स जेड लिखा है, यहां भी वी एक्स जेड लिखा है, यहां माइनस आई लिखा है, यहां भी माइनस आई लिखा है। इसका मतलब माइनस आई के पहले वाला यहां ई इक्विवेलेंट है, और यहां माइनस आई के पहले वाला E1 प्लस E2 है, E1 प्लस E2 है, और यहां माइनस आई के बाद वाला आर इक्विवेलेंट है, और यहां माइनस आई के बाद वाला R1 प्लस R2, ठीक है। ये जो है इक्विवेलेंट ईएमएफ भी आ गया, इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस भी आ गया, ठीक है। अब तो हमारे ख्याल से इतना आप समझ गए होंगे, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ठीक, हाइड कर देते हैं। आपको हमारे ख्याल से पूरा दिख रहा है बोर्ड, एक बार वरना समझ में, एक बार और रिपीट कर देंगे, वीडियो समझ में आ जाएगा। तो सीरीज में इक्विवेलेंट ईएमएफ क्या होता है, ईएमएफ के सम के बराबर, और इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस के सम के बराबर, ठीक है। ये याद रखेंगे, अभी आगे बात करेंगे हम लोग, ठीक है। लेकिन शर्त ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो, मतलब कि फर्स्ट का नेगेटिव टर्मिनल सेकंड के पॉजिटिव से, सेकंड का नेगेटिव थर्ड के पॉजिटिव से,
थर्ड का निगेटिव फोर्थ के पॉजिटिव से, ऐसे कनेक्ट होता, नहीं तो सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं बोलेंगे, फिर उसमें खेला होने लगेगा। किरचॉफ भाई साहब जब आएंगे तो ये समझ लेंगे हम लोग कैसे। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। किसकी बात करने जा रहे हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करने के लिए हमने एक सेल ली, ये उसका इंटरनल रेजिस्टेंस, फिर दूसरी सेल उसका इंटरनल, ये E1 E2 R1 R2। आप जानते ही हैं कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, दोनों सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को एक पॉइंट से और दोनों सेल के नेगेटिव टर्मिनल को दूसरे पॉइंट से, या जितने भी सेल हो सब के सब सेलों का पॉजिटिव टर्मिनल एक पॉइंट से और नेगेटिव टर्मिनल एक पॉइंट से कनेक्ट कर दिया जाए तो इसे हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। तो ये मान लो आपका x पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है, y है। अब यहां बड़ी बात ये होती है, बड़ी क्या बात, तो छोटी ही है। अब यहां से करंट चलेगी I1, क्या चलेगी, I1, और यहां इंटर करेगी I1, जो जहां से आया है वो वही जाएगा, और यहां से करंट चलेगी I2, और यहां भी इंटर करेगी I2, प्लस से निकलती है माइनस में इंटर करती है। ये I1 I2 मिलके इधर चले आएंगे, ये हो जाएंगे I1 प्लस I2, जिसको हम बोल देंगे I, क्या बोल देंगे, I। और यहां से भी ये I1 प्लस I2 इंटर करेंगे, इधर भी I बोल दो, ठीक है। अब इक्विवेलेंट निकालने के लिए मेरे प्यारे आप ध्यान देंगे, इक्विवेलेंट कब बोला जाएगा, जब दोनों से एक हो जाए और दोनों का इंटरनल रेजिस्टेंस भी क्या हो जाए, एक हो जाए, इसे हम बोलेंगे उस समय इक्विवेलेंट, और इसे क्या बोलेंगे, आर। अब ऐसा यदि हो जाता है तो ये x पॉइंट था और ये आपका y पॉइंट था। अब I1 I2 का तो मामला ही नहीं रहेगा, तो यहां से करंट चलेगी I और इंटर करेगी I, ठीक है। अब I बराबर क्या है आप यहां देख ही रहे हैं, तो यहां इक्वेशन हो जाएगा आपका Vxy इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस I इंटू R इक्विवेलेंट, और इसको हम इक्वेशन फर्स्ट बना के छोड़ देते हैं। अब जब तक इन दोनों सेल से इस जैसा इक्वेशन नहीं पा जाएंगे तब तक हम कंपेयर करके ई इक्विवेलेंट और आर इक्विवेलेंट की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। तो हम लोग अब तैयारी करेंगे कि इस जैसा इक्वेशन मिल जाए, ठीक है। तो चलते हैं। तो मेरे प्यारे अब हम बात करने जा रहे हैं यहां पे फॉर E1 सेल, फ्रॉम E1 सेल या फॉर E1 सेल। तो E1 लगा है XY के बीच में, तो VXY इज इक्वल टू E1 माइनस I1 R1। लेकिन इससे कंपेयर करने के लिए हमको I चाहिए। अब I हमको तब मिलेगा जब I1 और I2 ऐड किया जाए, तो यहां से I1 की वैल्यू निकाल लो, तो ये हो जाएगा I1 R1 इज इक्वल टू E1 माइनस VXY। तो I1 इज इक्वल टू हो जाएगा E1 माइनस VXY अपान R1। ये I1 की वैल्यू आ गई, इसको हमने क्या कर दिया, राउंड कर दिया, ठीक है। अब हम बात करेंगे इसकी फॉर E2 सेल। तो E2 भी x और y के बीच में ही लगा है, आप देख ही रहे हैं, x और y के बीच में, तो VXY लिख दिए।
और इज इक्वल टू हो जाएगा E2 माइनस I2 R2, E2 माइनस I2 R2। ठीक है, अब जरा ध्यान दें, फिर से हमको यदि इससे कंपेयर करना तो यहां हमको I चाहिए, यहाँ I2 आ रहा है, तो I चाहिए, तो I2 की वैल्यू निकाल लेंगे, I1 निकाले ही है, दोनों रख देंगे, यहाँ पे I आ जाएगा। तो यहाँ भी I2 की वैल्यू चाहिए आपको, तो मेरे प्यारे I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस VXY implies that I2 is equal to E2 माइनस VXY अपान R2। ठीक है, तो यहां भी एक वैल्यू आ ही गई। ठीक, अब क्या करेंगे, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इधर चले, इसको थोड़ा कर देते हैं छोटा। ठीक, दिख तो रहा होगा आपको। अब जो है आप यहां देख ही रहे हैं, कहां पर, यहां I बराबर I1 प्लस I2 है। I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका I1 प्लस I2, और I इज इक्वल टू I1 जरा देखें कितना है, E1 माइनस VXY अपान E1 माइनस VXY अपान R1, और फिर प्लस E2 माइनस VXY अपान R2। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आप समझ गए हैं, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग। I इज इक्वल टू हो जाएगा आपका E1 अपान R1 माइनस VXY अपान R1, और यहां हो जाएगा आपका E2 अपान R2 माइनस VXY अपान R2, और E1 अपान R1, E1 अपान R1 और प्लस E2 अपान R2, एक ब्रैकेट में माइनस, देखो यहां भी VXY है, यहां भी VXY है, इन दोनों बात कर रहे हैं, तो माइनस VXY कॉमन ले लो, और बचेगा क्या, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2। ठीक है, अब जिससे कंपेयर करना है आपको, उस इक्वेशन में VXY लेफ्ट साइड में है, किस साइड में है, लेफ्ट साइड में है, तो आप इस VXY को लेफ्ट साइड में लेके चले आए। VXY ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, इधर आगे प्लस हो जाएगा, और जिससे कंपेयर करना है उसमें I जो है आपका किधर है, राइट साइड में है, तो यहाँ I जो है राइट साइड में जाना चाहिए। तो पहले से यहाँ क्या लिखा था आपका, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, ये लिखा ही था। I इधर चला जाएगा तो ये माइनस I हो जाएगा। अब जिस इक्वेशन से आपको कंपेयर करना है मेरे प्यारे, वहां पर VXY लेफ्ट साइड में तो है लेकिन अकेला है, यहां भी VXY को अकेला होना चाहिए, तो आप इसको इधर लेके चले जाओ, ये हो जाएगा आपका E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2,
E2 अपान R2 अपान 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2, ठीक है, माइनस I और इंटू 1 अपान, ये इधर चला जाएगा तो अपान में जाएगा, तो 1 अपान R1 प्लस R2, ठीक है, हो गया। अब इस इक्वेशन को आप इक्वेशन सेकंड मान लो, ठीक है, इक्वेशन इसको सेकंड मान लेते हैं, थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं क्योंकि ऊपर भी स्पेस है। और हम लिखते हैं क्या, ये आपका ये अलग कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। अब जरा देखो आप, यहां Vxy लिखा है, यहां भी Vxy लिखा है, यहां माइनस आई लिखा है, यहां भी माइनस आई लिखा है। माइनस आई के पहले यहां है इक्विवेलेंट, यहां माइनस आई के पहले है E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2 टोटल का अपान 1 अपान R1 1 अपान R2, ठीक है। और यहां माइनस आई के बाद है आर इक्विवेलेंट, और यहां माइनस आई के बाद है 1 अपान R1 और प्लस 1 अपान R2। आप चाहें तो इसको पलट दें, इसको पलट देंगे तो ये हो जाएगा आपका 1 अपान आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये चीज ऊपर चली जाएगी, ये हो जाएगा 1 अपान R1 प्लस 1 अपान, ठीक है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में चल रहा करता है 1 अपान आर इज इक्वल टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3 एंड सो ऑन, तो वही आया है। और यहाँ देखिएगा दो सेल हैं तो E1 अपान R1 E2 अपान R2 तीन होंगी तो E3 अपान R3 E4 अपान R4 बढ़ता जाएगा, और नीचे 1 अपान R1 1 अपान R2 1 अपान R3 1 अपान R4 जितनी सेल होगा बढ़ता जाएगा। तो मेरे प्यारे मेरे अनमोल रत्नों, ठीक है, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर दिए, हमारे ख्याल से आपको पूरा पूरा बोर्ड पे आ गया, ठीक है। एक बार में ना समझ में आओ तो हल्का सा रिपीट करके देख लेंगे, ठीक है। आपके सामने ये मामला होता है कि हम कोई भी डेरिवेशन शुरू कहाँ से करें, हमें कैसे पता चलेगा अगले स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। आप लोग तो 15-16 साल से पढ़ा रहे हैं, रटा है आपको, ठीक है। तो बेटे प्यारे जरा आप ध्यान दो, जब हम आपको बता रहे होते हैं, समझा रहे होते हैं, हम इस बात पर जरूर ध्यान देते हैं कि आप कैसे समझेंगे कि शुरू कहाँ से करें, और आप कैसे समझेंगे कि अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप क्या होगा। तो इन सब बातों का ध्यान देते हैं, आप थोड़ा पढ़ाते समय मेंशन करें उन स्टेप्स को, तो आप समझ जाएंगे, ठीक है मेरे प्यारे। ये हो गया, तो कॉम्बिनेशन हो गया ये यहाँ पे, और 6:51 हो चुके हैं, तो अभी 19 मिनट और हैं, ठीक है। देखें इसमें कितना हो जाता है। देखें सीरीज कॉम्बिनेशन में, इसमें जब हम बात कर रहे थे सीरीज कॉम्बिनेशन तो वहां इक्विवेलेंट आया था E1 प्लस E2 प्लस डॉट 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 En कह सकते हैं, चाहे दो ही था क्योंकि दो सेल लिए थे, n होगा तो n हो जाएगा। अब आर इक्विवेलेंट वहां आया था आपका R1 प्लस R2 प्लस डॉट डॉट Rn, ठीक है। और जब हम अभी अभी पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात किए, पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने देखा कि इक्विवेलेंट आया आपका E1 अपान R1
E2 अपान R2 डॉट 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 EN अपान RN, और अपान में 1 अपान R1 1 अपान R2 डॉट डॉट 1 अपान R एंड 1 अपान R इक्विवेलेंट आया आपका 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस डॉट डॉट 1 अपान RN। अब ये सब क्यों कर रहे हैं, कुछ तो करना चाहते हैं। आप देखिए जरा सीरीज कॉम्बिनेशन में चलते हैं। दो सेल थी तो E1 प्लस E2 हुआ, तीन होती तो E1 प्लस E2 प्लस E3 होता, n होती तो E1 प्लस E2 प्लस E3 डॉट डॉट En तक। ऐसे ही R इक्विवेलेंट में तो सीरीज कॉम्बिनेशन का ये फार्मूला यहां लिखा गया है, आप देख ही रहे हैं। और पैरेलल में क्या आया है आप देख ही रहे हैं, E1 अपान R1 प्लस E2 अपान R2, दो सेल थी, यही n रहा होता तो n तक ये बढ़ता जाता, ये भी n तक बढ़ता जाता। यहां भी दो सेल थी तो दो ही लिखा गया, n रहा होता तो n लिखा जाता। ठीक है, तो ये आप यहां लिख रखे हैं। अब जैसे हम लोग बात करेंगे कि क्या बात करेंगे, बात ही तो कर रहे हैं। यहां सिंगल सेल है, EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इससे जो करंट निकल रही है इसको हम I1 कह दे रहे हैं। क्या कह दे रहे हैं, I1, क्योंकि सिंगल सेल है I1, n सेल होगी तो IN बोल देंगे। और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है कैपिटल, ठीक है। तो यहाँ I1 इज इक्वल टू आ जाएगा आपका E अपान R प्लस R। और ये क्या है, ये है आपकी करंट फ्रॉम वन सेल, करंट फ्रॉम वन सेल। ठीक है, आई बात समझ में। अब हम सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये देखना चाहते हैं कि यदि इक्वल ईएमएफ और इक्वल इंटरनल रेजिस्टेंस की n सेल कनेक्ट कर देते हैं तो कौन सा कॉम्बिनेशन कब बेस्ट रहेगा, कौन सा कॉम्बिनेशन कब बेस्ट रहेगा। तो ये अभी आपका सारे ईएमएफ ई रहे होते और सारे इंटरनल रेजिस्टेंस आर रहे होते, तो ई इक्विवेलेंट आ गया होता है यहाँ पे आपका ई प्लस ई डॉट डॉट कितनी बार, n टाइम्स, कितनी बार, n टाइम्स। अब आप जानते हैं, वैसे आप जानते बहुत कुछ है, आप जानते हैं कि यक्स को दो, ई को दो बार ऐड करोगे 2e हो जाएगा, तीन बार 3, चार बार 4e, पांच बार 5e, तो n बार यानी, तो ई इक्विवेलेंट आ जाएगा यानी क्या आ जाएगा, ne आ जाएगा। और ऐसे ही आर इक्विवेलेंट आपका r प्लस r प्लस कितनी बार, n टाइम्स, ये भी आ जाएगा आपका nr। क्या आ जाएगा, nr। आर इक्विवेलेंट भी आ गया और क्या आ गया, ई इक्विवेलेंट भी आ गया। ठीक है, ये दोनों आ गए आपके लिए। अब जो सेल है वो ऐसे बन जाएगी, सेल तो कंबाइन हो गई ये सब, तो ये हो जाएगा आपका ई इक्विवेलेंट जो कि यानी है, ये हो जाएगा आर इक्विवेलेंट जो कि क्या है, एन आर है। ठीक है, और यहाँ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का कनेक्ट है। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस मतलब वो अप्लायंस जिसको आप ऑपरेट करना चाहते हैं और जिसके लिए सारी व्यवस्था कर रहे हैं। तो यहां से जो करंट चलेगी उसको हम IN बोल रहे हैं, और वो I1 इससे होती हुई और यहां इंटर कर जाएगी। IN बोल रहे हैं फ्रॉम एन सेल, फ्रॉम एन सेल। ठीक है, तो फ्रॉम एन सेल करंट I1 इज इक्वल, ये दोनों सीरीज में है तो टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस
टोटल रेजिस्टेंस में दोनों सीरीज में है, ये हो जाएगा आर प्लस एन आर, आर प्लस एन आर, घबराएंगे नहीं, ये फार्मूला हो गया। ठीक है, यहां पर ये एन सेल से करंट हो गई, एक सेल से पता ही है। ठीक है, इधर भी जरा देख लेते हैं, इधर भी तो प्रयास ये कर रहे हैं कि क्या ना करना पड़े, छोटा या बड़ा ना करना पड़े। तो इक्विवेलेंट यहां निकाल रहे हैं, इक्विवेलेंट सारी सेल का ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, हो जाएगा आपका ई अपान आर प्लस ई अपान आर प्लस डॉट 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 कितनी बार, एन टाइम्स, यदि एन सेल ले रहे हैं तो, अब अपान में वन अपान आर प्लस वन अपान आर प्लस डॉट डॉट, ये भी कितनी बार, एन टाइम्स। तो मेरे प्यारे आप जानते हैं यक्स को 2 बार लिखे तो 2x हो जाता है, 3 बार लिखे तो 3x हो जाता है, 4 टाइम्स लिखे तो 4x हो जाता है, n टाइम्स लिखे तो nx हो जाएगा। ये आपका जो e अपान आर लिखा है n टाइम्स, ही हो जाएगा n e अपान आर। ऐसे ही 1 अपान आर भी n टाइम्स लिखा है तो ये भी हो जाएगा n इंटू 1 अपान आर, n से n कैंसिल हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ e आ गया, क्या आ गया, e आ गया। तो ई इक्विवेलेंट की वैल्यू ई आ गई, आप देख ही रहे हैं। ठीक है, अब हम लगे हाथ बात कर लेते हैं आर इक्विवेलेंट की। कहाँ गए भाई साहब, आर इक्विवेलेंट, आर इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1 अपान आर प्लस 1 अपान आर प्लस डॉट 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 कितनी बार, n टाइम्स। तो मेरे प्यारे यहाँ आ जाएगा आपका n अपान आर, लेकिन ये 1 अपान आर इक्विवेलेंट आया है ये। ठीक है, हमको आर इक्विवेलेंट चाहिए, पलट दो दोनों तरफ, ये हो जाएगा आपका आर अपान एन, आर अपान एन, ये दोनों आ गए आपके पास। अब जैसे यहां पर मामला रहा होता किसका, यहां मामला रहा होता आपका, अब सारे सेलों का कॉम्बिनेशन तो आप यहां लिखेंगे ऐसे, यहां ऐसे बनाएंगे, ये आपका ई इक्विवेलेंट होगा। ई इक्विवेलेंट कितना आया है आपका, ई आया है, आर इक्विवेलेंट कितना आया है आपका, आर बाई एन आया है। ठीक है, ये आपको यहां दिख रहा है आर बाई एन। अब बेटा ये सब कॉम्बिनेशन कर क्यों रहे हैं, ये किसी एक्सटर्नल मतलब अप्लायंस को ऑपरेट करने के लिए। ठीक है, अब यहां से करंट जो चलेगी उसको हम आई एन बोलेंगे, अब वो इससे होती हुई इसमें जाएगी। ठीक है, और करंट एक ही जा रही है सब में, तो सीरीज कॉम्बिनेशन है ये, आई एन बराबर हो जाएगा टोटल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ तो ई है मतलब इक्विवेलेंट, और अपान टोटल रेजिस्टेंस, तो टोटल रेजिस्टेंस आपका है इस बार आर अपान एन और प्लस आर, क्योंकि ये और ये सीरीज में। अब प्यारे ये आई एन इज इक्वल टू हो जाएगा ई अपान ये आर प्लस एन आर, और टोटल का अपान एन, या आई एन बराबर आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, एन ई अपान आर प्लस एन आर। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं, आगे। ठीक है, अब जरा देखें आप, ये इधर जो बात करेंगे सीरीज के लिए बात करेंगे, उधर जो रहेगा किसके लिए रहेगा, पैरेलल के लिए रहेगा। अब देखें सिंगल सेल से जो करंट थी, क्या थी, सिंगल सेल से जो करंट थी, फ्रॉम वन सेल, फ्रॉम वन सेल, आई वन बराबर आया है आपका ई अपान आर प्लस आर, और फ्रॉम एन सेल जो करंट आई है, एन सेल, वो आया है आपका आई एन बराबर यानी अपान आर प्लस एन आर। ठीक है, केस फर्स्ट,
केस फर्स्ट, if r is less than कैपिटल, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम है, इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो हम बात कर रहे हैं दैट इज फॉर न्यू सेल्स, क्योंकि सेल जब नई होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस कम होता है, सेल पुरानी होती है तो इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। तो ये न्यू सेल की बात हो रही है, और न्यू सेल की बात हो रही है, I1 बराबर आ जाएगा आपका E अपान, अब R निगलिजिबल है, स्मॉल r की जगह में 0 लिख दिया जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है। ये एक सेल से करंट हो गई, और IN बराबर आपका NE था, और स्मॉल r को 0 लिख दिया गया, स्मॉल r को 0 लिख दिए, IN बराबर आ गया आपका NE अपान R, NE अपान कैपिटल R, और जिसे आप लिख सकते हैं NI1। मतलब न्यू सेल को जब हम सीरीज में कंबाइन कर रहे हैं, जो करंट हमको एक सेल से मिली थी उस करंट का n टाइम्स करंट हमको मिल रहा है। इसका मतलब हमारा पर्पज जो है यहाँ पर ऑब्टेन हो रहा है, तो यहाँ प्रॉब्लम नहीं है। इसका मतलब नई सेल को सीरीज में जोड़ना ठीक होता है, नई सेल को सीरीज में जोड़ना ठीक होता है। अब यही हम बात कर दें यहीं पर केस सेकंड, केस सेकंड, और केस सेकंड में इफ r इज ग्रेटर 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 देन r, तो इसका मतलब बात हो रही है फॉर ओल्ड सेल्स, पुरानी सेल, क्योंकि पुरानी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। अब जो है आप I1 जब लिखेंगे, I1 में आप कैपिटल R को हटा देंगे, कैपिटल R हटा देंगे, E अपान R होगा, और IN जब लिखेंगे आप, IN में भी आप कैपिटल R को हटा देंगे, कैपिटल R को यदि हटा देते हैं वहां पे, मतलब 0 लिख देते हैं, यहाँ n से n कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा E अपान R। इसका मतलब जितनी करंट आपको एक सेल से मिली थी उतनी करंट n सेल से मिलेगी, तो भीड़ बनाने के बढ़ाने का क्या फायदा जब करंट उतनी मिल रही है। इसका मतलब पुरानी सेल को सीरीज में कनेक्ट करना ठीक नहीं है, नई सेल को सीरीज में कनेक्ट करना ठीक है, ठीक है। और इसी बात के लिए हम आगे बढ़ जाते हैं यहाँ पर, और इधर बात कर लेते हैं किसके लिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए। तो फॉर वन सेल I1 इज इक्वल टू है आपका E अपान R प्लस R, और फॉर n सेल आपका IN बराबर है NE अपान R प्लस NR, R प्लस NR। फिर से केस फर्स्ट, केस फर्स्ट में इफ R इज लेस 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 देन कैपिटल R, ठीक है। इसका मतलब न्यू सेल की बात हो रही है, क्योंकि न्यू सेल में इंटरनल रेजिस्टेंस कम रहेगा, ठीक है, ठीक है। तो I1 देखा जाए, एक सेल से करंट, स्मॉल r 0 लिखा जाएगा, स्मॉल r 0 लिख दो, और 0 प्लस r तो बराबर आ जाएगा E अपान कैपिटल R। यही बात जब हम करेंगे किसके लिए, फॉर n सेल IN बराबर, तो यहाँ n सेल वाले फार्मूले में यानी तो है ही है, अपान स्मॉल r 0 लिख रहे हैं, ये NR हो जाएगा, n से n कैंसिल हो जाएगा, E अपान R। इसका मतलब जितनी करंट आपको एक सेल से मिली थी उतनी करंट n सेल से मिल रही है, तो ये कॉम्बिनेशन ठीक नहीं है, कोई फायदा नहीं है एक ही सेल से काम चलाओ, जब हजारों सेल से वही काम हो रहा है, एक सेल से वही काम हो रहा है, हजार क्यों, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बात बहुत करते हैं हम लोग भाई, केस सेकंड। अब केस सेकंड में इफ R इज ग्रेटर 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 देन कैपिटल R, इसका मतलब अभी हम बात कर रहे हैं किसकी, ओल्ड सेल्स की, सेल जब पुरानी हो गई हो, तो I1 बराबर I1, अब किसको 0 लग दिया जाएगा, कैपिटल R को, E अपान
आर प्लस 0, ये आ जाएगा आपका ई अपान स्मॉल आर। और आई एन जब देखेंगे, आई एन देख ही रहे हैं, यानी अपान आर प्लस एन आर, तो यानी 0 किसको लिखा जाएगा, कैपिटल आर को, क्योंकि वो निग्लेजिबल है, आर प्लस एन, कैपिटल आर 0 लिख दिए तो 0 हो गया, ये आ गया आपका यानी अपान आर। इसका मतलब जितनी करंट एक सेल से मिली थी उसका एन टाइम्स करंट मिल रही है। इसका मतलब पुरानी सेल को पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम प्रेफर करेंगे और नई सेल को सीरीज कॉम्बिनेशन में प्रेफर करेंगे। अब इसको हम छोटा कर दे रहे हैं आपके सामने, जिससे पूरा पूरा आ जाए, ठीक है। ना छोटा होगा, अरे तो प्रॉब्लम हो रही है भाई, वाइंड अप करना था। ठीक है, देखिए जरा, वाइंड अप कर दें इसको। अब आप देखें, यहां आप देख रहे थे कि नई सेल को सीरीज में प्रिफर करते हैं, पुरानी को किस में, पैरेलल में। तो आपके मन में ये आ रहा होगा कि सेल नई हो तो सीरीज में लगा के यूज करें, अब पुरानी हो जाए तो पैरेलल, पुरानी हो जाए तो पैरेलल। लेकिन मेरे प्यारे जरा ध्यान दें कि पुरानी सेल आप प्रिफर तो कर रहे हैं, लेकिन किस कंडीशन में कर रहे हैं, जरा आपको वो भी ध्यान देना होगा। कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इंटरनल से बहुत कम हो, और इंटरनल रेजिस्टेंस से ज्यादा ज्यादा 20-25 ओम होगा, 50 ओम होगा, और उससे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत कम हो। इसका मतलब वो जो झालर वाली मिर्चहिया बल्ब होगी वही जल सकेगी यहाँ पे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। लेकिन जब सीरीज कॉम्बिनेशन में आप प्रेफर कर रहे हैं, तो सीरीज कॉम्बिनेशन में शर्त है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस ग्रेटर 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 देन आर। इसका मतलब कोई भी अप्लायंस आप यूज कर सकते हैं, यहाँ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कोई भी अप्लायंस यहाँ आप यूज कर सकते हैं, किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। क्योंकि यहाँ अप्लायंस का रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, चाहे जितना ज्यादा करें, ठीक। तो लेकिन वहां शर्त है कि वहां वही अप्लायंस यूज होगा, किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस जिसका रेजिस्टेंस क्या होगा, निग्लेजिबल होगा। इसका मतलब सेल नई है तो आप उससे पंखा चलाओ, आप उससे जो है कोई भी चीज चलाओ, और सेल जब पुरानी हो जाए तो फेंकने से अच्छा है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन करके कम से कम उससे झालर वाली बल्ब ही जला दो, तो कम से कम दिया जैसा उजाला ही रहे, फेंकने से अच्छा है। हम भारतीय हैं, पैंट पुराना हो जाता है तो झोला बन जाता है, और पुराना हो जाता है तो आप जानते ही हैं आप कितने तरह से यूज करते हैं उसको, ठीक। तो आपके मन में एक बात और, वो बात क्या है, वो बात ये है, पहली बात इसको जूम करके आप देख लेंगे। अब नई सेल, जैसे आप टार्च ले आते हैं तो टार्च के पीछे एक सेल लगाते हैं, ऐसे डालते हैं सेल, और जिसका इधर क्या होता है आपका प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस, फिर पीछे एक सेल डाल देते हैं उसके, जिसका इधर प्लस होता है, इधर क्या होता है माइनस। तो ये तो हमको फिर एक डाल देते हैं ऐसे, इधर क्या होता है प्लस, इधर क्या होता है माइनस। ये तो हमको सीरीज कॉम्बिनेशन लग रहा है, तो टार्च में ऐसे डालते जाते हैं, ठीक है। लेकिन रिमोट में आपको बड़ी प्रॉब्लम होती है। रिमोट में आप कहते हैं सर वहां तो नई सेल लगा रहे हैं, पैरेलल लगा रहे हैं, लेकिन जरा आप ध्यान दें, रिमोट में जैसे ये इंड जहां होता है वहां एक ऐसे प्लेट लगी होती है, इसको हम प्लस बोलते हैं, क्या बोलते हैं, प्लस बोलते हैं, और इधर होता है माइनस, और यहाँ एक स्प्रिंग लगी होती है, और यहाँ भी एक स्प्रिंग लगी होती है, और वो स्प्रिंग कनेक्ट होती है, वो स्प्रिंग कनेक्ट होती है, ऐसा होता है। नहीं बेटा, इधर स्प्रिंग नहीं होती है, इधर आपकी सेल ऐसे लगाई जाती है, ऐसे, और ये इंड सेल का स्प्रिंग होता है, इधर स्प्रिंग होती है, ठीक है।
तो आप जरा देखें, ये प्लस है, ये क्या है, माइनस है। तो ये बेटा दिख आपको पैरेलल रहा है सीरीज ही, है सीरीज ही। इसको पकड़ के भी ऐसे खींच दो, इसको पकड़ के क्या करो, ऐसे खींच दो, तो आपको यही सिचुएशन मिल जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बस बहुत टाइम हो गया, और हमारा भी घर परिवार है, तो भैया हो, धन्यवाद इतनी देर तक साथ रहने के लिए। यही भाई साहब, जल्दी करिए, टाइम नहीं है। धन्यवाद। कोई पुरानी लाइन क्या? लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट आल्सो, बेल आइकन प्रेस करना मत भूलना, और भूलने भी नहीं देना है किसको, अपने रिलेटिव